हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जहाँ कहीं भी जल्दी से आए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट्स तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और ऐसे लोग जो दुनिया में ताहयात याद रहते हैं, ऐसे ही एक नाम अब्दुल कलाम जो सदर इंडिया के थे, उनकी ही एक वीडियो, उसके हवाले से देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है फ्रॉम बाईसाइकिल टू अ बिलियन ड्रीम्स, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हिंदी, लाइव हिंदी। दोस्तों 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने ये साबित कर दिया था कि वो भी दुनिया में चल रही स्पेस रेस का हिस्सा है। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक बना दिया। अब इसरो को आज हम भले ही स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ट्रांसपोर्ट किए गए थे। ये बड़ी ही हैरानी और गर्व की बात है कि ऑलमोस्ट न के बराबर फैसिलिटीज होने पर भी हमारे साइंटिस्ट अपने इस पहले रॉकेट लॉन्च में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे। अब इस रॉकेट लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे इस नामुमकिन दिखने वाले मिशन को मुमकिन बनाया गया, और इस पूरे स्टोरी में एक चर्च का क्या रोल था, यही सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 1960 के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें ये दोनों ही देश एक दूसरे से बेहतर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय जब पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया में फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे। और फिर काफी खोजबीन करने के बाद से उन्होंने केरला के एक गांव थुम्बा को इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब इस गांव की अगर बात करें तो ये दिखने में केरल के दूसरे फिशिंग विलेजेस से बिल्कुल भी अलग नहीं था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी खास बात थी जो कि इसे दूसरे गांव से अलग बनाती थी। असल में इस गांव में बना सेंट मैरी मैगडलीन नाम का एक चर्च बेहद ही खास था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च का भला चर्च के साथ क्या कनेक्शन। असल में दोस्तों ये चर्च हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी पर बनी एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी के उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक नीडल का एंगल ऑफ डिप 0 होता है, और ये चीज़ साइंटिफिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए विक्रम साराभाई इस चर्च को एक्वायर करने के इरादे से अपने कुछ कलीग्स को लेकर वहाँ के बिशप डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुँचे। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विक्रम साराभाई के उन कलीग्स में एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर ने बर्नार्ड परेरा के सामने अपनी पूरी बात रखी और अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए उनसे उनके चर्च को मांगा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी बर्नार्ड परेरा ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उन्हें अगले संडे चर्च में होने वाले मीटिंग के लिए इनवाइट करके इस डिस्कशन को खत्म कर दिया। इसके बाद संडे के दिन जब विक्रम सर अपने कलीग्स के साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में पहुंचे, तो फिर वहां पर परेरा ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान ही इस पूरे मामले को चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में इस पूरे इंसिडेंट को बड़ी ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। कलाम सर की इस बुक के अकॉर्डिंग बर्नार्ड परेरा ने चर्च में खड़े होकर ये कहा कि मेरे बच्चों, मेरे साथ ये फेमस साइंटिस्ट हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के काम के लिए इस चर्च और मेरे रहने की जगह को लेना चाहते हैं। साइंस हम इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने वाले सच की खोज करता है। तो बच्चों, क्या हम इन्हें इनके साइंटिफिक मिशन के लिए गॉड का ये पवित्र घर दे सकते हैं? परेरा की ये बात सुनकर विक्रम सर समेत उनके सारे कलीग्स शॉक्ड रह गए थे और चर्च में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। असल में ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्नार्ड परेरा इस बात को इस तरह से पब्लिक में ही अनाउंस कर देंगे। ऐसे में सभी साइंटिस्ट को यह डर लगने लगा था कि धार्मिक मामला होने की वजह से लोग भड़क न जाएं। अब दोस्तों आगे क्या हुआ हम यह जाने, उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान नाम के इस ऑडियो बुक को, जहाँ आपको इसरो के शानदार सफर के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया गया है।
यह बुक समरी आपको और कहीं नहीं बल्कि भारत के बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM पर मिल जाएगा। 4.5 प्लस रेटिंग्स के साथ आने वाले इस ऐप में आपको 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज देखने को मिल जाते हैं और स्पेशली कुकू FM की टीम से बात करके हमने आपके लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी करवाया है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अभी LH50 कोड का इस्तेमाल करिए और ऑफर का फायदा उठाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाएगा। बहरहाल चलिए हम यह जानते हैं कि चर्च के अंदर पब्लिकली लोगों के सामने विक्रम साराभाई के प्रपोजल को बताने के बाद से क्या हुआ। कलाम सर अपनी बुक में लिखते हैं कि कुछ देर के लिए तो वहां पर सन्नाटा छाया रहा, जिससे वैज्ञानिकों को दंगा भड़कने के और भी ज्यादा आसार दिखने लगे। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद से पूरा चर्च आमीन की आवाज से गूंज उठा, यानी कि सभी लोगों ने ये चर्च हमारे देश के इन साइंटिस्ट को सौंपने की अनुमति दे दी थी। और दोस्तों, सिर्फ चर्च में मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव के सभी लोगों ने इस मिशन में अपना पूरा सहयोग दिया। दरअसल ये परमिशन मिलते ही सबसे पहले जरूरी पेपर वर्क निपटाए गए और फिर सिर्फ 100 दिनों के अंदर सभी गांव वालों को पास के ही एक नए गांव में रिलोकेट करके वहां पर उनके लिए एक नया चर्च भी बनवाया गया। इसके बाद से चर्च के बाहर गार्डन में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर बनाया गया और इस तरह से सेंट मैरी मैगडलीन के नाम से जाना जाने वाला ये चर्च अब थुम्बा इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बन गया। कलाम सर की बुक के अकॉर्डिंग विक्रम सर और उनके साथी वैज्ञानिकों ने चर्च के प्रेयर रूम को लेबोरेटरी, बिशप के रूम को ड्राइंग ऑफिस और गायों के रहने वाली जगह यानी कि कैटल शेड को स्टोरेज हाउस में बदल दिया। इस तरह से बेहद कम फंडिंग और ऑलमोस्ट न के बराबर फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंडिया के इन यंग और पैशनेट साइंटिस्ट ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन शुरुआती दिनों में यहाँ पर कैंटीन तक की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को हर रोज अपना खाना लेने के लिए साइकिल से तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। और आप यह भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट नाइकी अपाचे जिसे कि नासा ने बनाया था, उनके पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लाने के लिए भी साइकिल और बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आखिरकार इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए 21 नवंबर 1963 के दिन शाम के करीब 6:15 बजे नाइकी अपाचे रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया, जहां इंडिया का ये पहला ही रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और इस सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च के साथ ही हमारे इंडिया ने भी दूसरे बड़े देशों की तरह स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। और फिर इसके बाद से इसरो ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आई थिंक वो सब बताने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे चलकर विक्रम सर को सम्मान देने के लिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेंट मैरी मैगडलीन चर्च की मेन बिल्डिंग को एक स्पेस म्यूजियम बना दिया गया था, जहां पर इंडिया के इस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की इंस्पायरिंग स्टोरी का अनुभव किया जा सकता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत जी दोस्तों। जी सिमल, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, यानी कि एक ऐसी वीडियो जो कि दुनिया में लोग नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी लिया जा रहा है, साराभाई, और जिन्होंने ये वो जिंदा नहीं लेकिन उनका नाम जिंदा है, उनका काम जिंदा है बिल्कुल। उनके जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया और किसी सादे अंदाज में कि जब एक रॉकेट बनाया और रॉकेट को लॉन्च करना था तो वो बैलगाड़ी पर और जो है ना अपना साइकिल पर जो है लेके गए और उसके बाद जो है ना उसने लॉन्च किया। 21 नवंबर 1963 हाँ, 21 नवंबर 1963 को जो है पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया जो कि इसरो के ज़रिए। और एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसमें कि स्पेस हो और हाँ, माना जिस जगह से रॉकेट को उड़ाना था वो जगह भी तलाश करना भी तो एक बहुत बड़ा वो था ना, एक बहुत बड़ी बात होती है। खोज लगाना भी साइंटिस्ट का जो तरीक़ेकार है वो तो उन्हीं को पता है ना, लेकिन एक ऐसा काम जो कि अगर किया जाए तो बड़ा उसमें वो था कि दंगा फसाद भी हो सकता था कि भाई किसी की, और उनको पता है कि कौन सी जगह पे हम क्या चीज़ बनाएंगे, अगर इस जगह पे रॉकेट बनाएंगे तो कामयाब होगा भी या नहीं होगा, तो वो जगह उनको वहाँ मिला। अच्छा, इस वीडियो से आपने देखा होगा कि इसमें एक बहुत बड़ी बात तो ये कि एक चर्च की जगह उन्हें चाहिए थी, लेकिन एक बहुत बड़ा ये टारगेट था कि भाई हम मांगे तो किस तरह मांगे। इन्होंने तो जाके बोल दिया बिल्कुल सही अंदाज में, लेकिन वहाँ के जो वो
थे अपना पादरी थे, पादरी। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना अपना मुद्दा जो है ना आवाम के आगे रख दिया, लोगों के सामने रख दिया कि भाई ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हम रहते हैं और इस तरीके से इनको जो है अपने अच्छे काम के लिए साइंटिस्ट हैं ये हमारे मुल्क के बड़े बड़े, और इनको ये स्पेस चाहिए, हमारा घर चाहिए समझो, हमारे चर्च चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल जैसे कि किसी की मस्जिद तो कोई मांग लेता है तो कौन देगा, भाई हम तो नहीं दे रहे, दंगा फसाद हो जाएगा कि भाई हम तो नहीं दे रहे। लेकिन ये उनका बहुत बड़ापन है कि उन्होंने अपनी पूरी इबादत गाह जो है ना उनके हवाले कर दी कि ठीक है ये आप ये ले लें, अगर हमारी इबादत गाह के ज़रिए आपका ये रॉकेट उड़ सकता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें फिर दूसरी जगह जो है कन्वर्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात है वहाँ के लोगों को भी दूसरे गाँव में शिफ्ट किया, बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पे फिर एक नया चर्च भी बना कर दिया उन्होंने। और फिर इतना बड़ा मसला था, ना तो उन्होंने पुलिस के जरिए करवाया, ना ही कोई कोर्ट के जरिए ऑर्डर लिया, ना ही कोई जो है ना फौज के जरिए, उन्होंने जाके अपनी बात रखी और प्यार मोहब्बत से उनका काम हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने, ये सबसे पहला रॉकेट उड़ाने से बड़ा रॉकेट तो ये था जो उन्होंने जो है ना अपना जो है उस पर जो है ना इन्होंने काम किया, और सादे अंदाज में सादे लोग थे और प्यार मोहब्बत से जो है ना सारा काम हो गया। फिर 1963 में रॉकेट लॉन्च किया, फिर 2009 में जो है ये चांद पर पहुंच गए, ठीक है ना। फिर जुस्तजू खत्म नहीं हुई कि भाई हमने चांद पर जाके जो खोज लगाई थी, और मजीद हम उस खोज को जो है ना, क्योंकि 14 दिन नहीं रुक सकते वहाँ पर ना, मजीद इतना नहीं रुक सकते, तो कोई वजह होगी। अगर किसी को पता हो इस बात का तो ये चांद का 1 दिन और पृथ्वी के 14 दिन, तो इससे ज़्यादा भी तो स्टे किया जा सकता है ना, तो इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। ये ज़रा सा थोड़ा सा जो है ना, यानी कि चांद पे हम 1 दिन ही स्टे कर सकते हैं। हाँ, ये इससे पहले भी जितने भी लोग गए हैं, क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ऑक्सीजन की तो खैर कमी है ना वहाँ पर, हाँ ऑक्सीजन की तो कमी है ऑलरेडी, ऑक्सीजन तो लेके जाने पड़ेगी, लेकिन वहाँ जो है शायद यही वजह होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है रात में, बहुत ज़्यादा जो है ना लाजमी बात है कि एक ऐसी जगह जब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हवा, गर्मी भी तो होती होगी वहाँ बहुत शदीद। नहीं, गर्मी नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पर कि जैसे यहाँ पर अगर ठंड पड़ती है तो हम लोग जो है ना कपकपाने लग जाते हैं, और माइनस अगर यहाँ पर आ जाए तो माइनस में ही आदमी जो है ना जो है जम जाता है। वहाँ पर जो है -270 जो है ना, यानी कि इतना ज़्यादा जो है ना ठंड है, तो वो तो अपना पूरा लिबास और पूरी तमाम चीज़ों को लेके जाना पड़ता है, और इसीलिए शायद 1 दिन से ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आप रह नहीं सकते, बुनियादी सहूलियत नहीं है। और ये भी इन्होंने जो भेजा है वो भी जो है ना अपना काम करके जो है ना वापस आएगा। तो अब 2009 में गए थे, 2009 के बाद फिर जुस्तजू खत्म नहीं करी, 2019 में दोबारा चले गए, 2019 में भी पहुंच गए, लेकिन लैंडिंग के दौरान जो है ना वो क्रैश हो गया, कॉन्टेक्ट जो है ना उनका खत्म हो गया था, जो कनेक्शन था, कनेक्टिंग खत्म हो गई, तो उसको कैसे लुक आफ्टर करेंगे, वो मैसेज कैसे देता, वो कैसे लुक आफ्टर करता, तो वो चीज़ें जो है ना, लेकिन इस दफ़ा वो तमाम तरह चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने चंद्रयान 3 को कामयाब बना दिया। सॉफ्ट लैंडिंग, जब वो लैंड करा ना, मतलब आपने शायद देखा होगा, जब उसने लैंड किया ना तो उसके अंदर भी जो यानी कि जो उसका झलक होती है ना, जैसे कि आपने ऐसे जाके लैंड करा, तो जो उसका जो झटका है ना, उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए भी इन्होंने जो है ना अंदर स्प्रिंग रखे हुए, अच्छा, कि वही जैसे उसने लैंडिंग की ना, सॉफ्ट लैंडिंग ऐसे करके, तो वैसे ही जो है ना जो एक वाइब्रेशन जो होती है, गिर भी सकता है झटके से, उलट भी सकता है, कल्टी भी कर सकता है, तो उसके अंदर भी इन्होंने जो है ना स्प्रिंग रखे। अच्छा, अगर वो झटका जोर से पड़ता तो मे भी क्रैश हो जाता। जोर से ही पड़ा, झटका तो जोर से पड़ेगा, इतना ज़्यादा वजन है उसका। जब झटका पड़ा ज़मीन पर, चांद की ज़मीन पर, तो फौरी तौर पे जो है झटका एकदम पड़ा, तो उसमें मैंने देखा कि बाकायदा वो वाइब्रेशन हुई, उस पूरा का पूरा ऐसे गया और पंपिंग हो गई, जैसे गाड़ी के अंदर नहीं जंप होते हैं, इस तरह का जंपिंग सिस्टम लगाया था। तो अब आप ये देखिए कि जो वहाँ पहुँच गया, उसके बाद ये तमाम थे, ये इसरो की कामयाबियाँ हैं, और उन्होंने जुस्तजू करते रहे, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो 1963 से अब तक का जो इनका सफ़र है, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी जो जारी सारी हैं, और मैं फिर वही कहूँगा कि लोग वही तरक्की करते हैं और कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत में लगे रहते हैं और ईमानदारी में लगे रहते हैं। जबकि सुनने में ये बात भी आ रही है कि जितने भी लोग ये साइंटिस्ट हैं और काम कर रहे हैं, इनको कई ज़्यादा यानी कि 4 गुना ज़्यादा सैलरी की ऑफरें, 20 गुना ज़्यादा सैलरी की ऑफरें जो है आती हैं, लेकिन ये जाते नहीं हैं कि नहीं हम अपने मुल्क में
काम के लिए करेंगे, काम करेंगे। एक टीम वर्क के हिसाब से जो है ना, ये एक बहुत बड़ी जो है बात है कि एक जो फर्स्ट इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया वो बहुत सादगी के ज़रिए और वैसे भी सादा तरीके से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं कि दिखावा नहीं है, जिस तरह हमारे यहाँ पर दिखावा है कि ये घर बना रहे हैं तो लोगों को बुला बुला के दिखा रहे हैं। तो अपना जो बड़े बड़े जो लोग अभी तक बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं, वो भी छोटे छोटे मकानों में रह रहे होते हैं और उन्हें कोई ये इस बात का वो नहीं है कि भाई कोई लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा डेजिग्नेशन है और जो है ना रहते कहाँ पर हैं, इस तरह की कोई वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, इसमें APJ अब्दुल कलाम का भी जो है बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इस टीम को जो लेके चले और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अपनी किताबों में काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो है जो इनका एक्सपीरियंस था, जो इन्होंने तजर्बात किए उसके बारे में लिखा है। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम जो है ना और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन तो पढ़ने का जिनको शौक होता है तो उनकी बुक्स ज़रूर लें और उनमें ये काफ़ी सारी जो चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमर शेफ को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए